करते हैं 1971 की उस हार की जिस पर पाकिस्तान में सेना और सरकार में जंग छिड़ी हुई है। अपनी फेयरवेल स्पीच में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा कहकर गए थे कि 71 में पाकिस्तान जिस तरह से हारा वो पाकिस्तानी फौज की नहीं बल्कि सियासत की नाकामी थी। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने तोप चलाई है। उन्होंने कहा कि सियासत नहीं, उस वक्त की फौजी निकम्मी थी। बाजवा ने कहा था कि चलाइए। उन्होंने कहा कि सियासत नहीं, उस वक्त की फौजी निकम्मी थी। बाजवा ने कहा था कि भारतीय फौज के आगे सरेंडर करने वालों में सिर्फ 34,000 पाकिस्तानी फौजी थे, बाकी तो बाबू वगैरह थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वो 34,000 नहीं 90,000 फौजी थे और ये तो उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिन्होंने भारत से समझौता किया और इन लोगों को वापस उनके घर पाकिस्तान लेकर आए। तो पाकिस्तान की औकात का पोस्टमार्टम आज इसलिए जरूरी है क्योंकि 1971 की हार पर पाकिस्तान की सेना और सरकार में ठन गई है। यह बहस जरूरी है क्योंकि 1971 की हार पर 51 साल बाद भी पाकिस्तान में दरार साफ तौर पर देखी जा सकती है। यह बहस जरूरी है क्योंकि सेना और सरकार की तकरार में अगर कोई बेइज्जत हो रहा है तो उनका देश पाकिस्तान। और यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कंगाल पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हो गया है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे बेइज्जत मुल्क बनता जा रहा है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ ज्ञानचंद सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट हैं पीओके में, तारिक फतेह हमारे साथ हैं कॉलमनिस्ट हैं और हमारे साथ आरजू काजमी हैं जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ज्ञानचंद जी, ये फौज कहती है 1971 में सरकार की नाकामी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि ये तो फौज की नाकामी थी, तो सरकार और फौज में ये दरार क्यों? देखिए 71 वार में जो नाकामी हुई थी वो इंडिया का जो पाकिस्तान का बनना हजम नहीं हो रहा था, उसमें इंडिया मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हो गया था। यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज अपने जगह पे, लेकिन इंडिया ने अपने पड़ोसियों के साथ जो है ना अच्छे ताल्लुकात रखने के बजाय उसने पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था। हमारे पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इश्यूज पे थे, वो एक तरफ थे, लेकिन वो दोनों साइड्स पे हम कभी नाकाम नहीं होते। अगर हमारा इस इंडिया जैसा मुल्क जो हमारा दुश्मनी का किरदार करने में कभी भी पीछे नहीं रहता है, वो उसमें मिलिट्रीली इन्वॉल्व नहीं होता, इंटरफेयर नहीं करता। तो आप लोगों को यकीनन दो मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स आ गए, उसमें आप लोग अभी भी दुश्मनी में उसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अब जो सिनेरियो बना है उस सिनेरियो में पॉलिटिशियंस अपनी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बाकी इदारे अब कॉन्स्टिट्यूशन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपको तो इसमें बयान कर लेना कि आपकी फौज हार जाती है, पकड़ा गया और उसको अपने कैसे नहीं आपकी फौज हार गई और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया कर रहा था, इंडिया आपकी कंट्री के टुकड़े करना चाहता था। भाई आपने हालात ऐसे बना दिए थे ईस्ट पाकिस्तान में, तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान में। क्या जो जेनोसाइड हो रहा था तारिक फतेह किसी से छिपा था? देखिए इसके अंदर मैं उस वक्त एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान में था। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं जनरल बाजवा की बात सही मानता हूं कि पॉलिटिशियंस की थी, और ये पीपीपी के लोग जो हैं ये इस बात पे एक्सेप्ट नहीं करते कि जुल्फिकार अली भुट्टो वाज सिटिंग इन ढाका एंड सैबोटाजिंग एवरी मूव दैट वाज बीइंग मेड, के जो मार्च 3 तारीख को कंस्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई जानी थी उसके अंदर उन्होंने हर जगह वीटो किया। यानी नेशनल पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो 1970 का इलेक्शन हुआ उसकी होनी थी सिटिंग इन ढाका, और वहां जाके आपके जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि ये नहीं हो पाएगी, और हिज वर्ड्स वर के इधर तुम उधर हम, और जो जाएगा ढाका उसकी टांगें तोड़ देंगे। मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस entire collection of every speech made, every recording since February of 1970 right till the end of the war. It was primarily the sabotage of Mr. Zulfikar Ali Bhutto to go there and make sure। ठीक है तारिक फतेह, एक मिनट का आपका जो वक्त है अभी पहले कमेंट के लिए पूरा हो गया। इरशाद अहमद, 1971 पर
बिलावल भुट्टो जरदारी कवर जावेद बाजवा से ये कह रहे हैं कि फौज नाकाम साबित हुई थी, फौज ही निकम्मी थी। बहुत शुक्रिया जी। फौज निकम्मी हमारी थी ना है ना होगी कभी, अल्हम्दुलिल्लाह फौज हमारी ताकतवर फौज है और पूरी दुनिया इसको मानती है। दूसरी बात यह है कि और वाकई ये सियासी इशू था, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, ये सियासी इशू था। हमारी आर्मी नहीं चाहती थी कि हजारों लाखों लोग वहां शहीद हों, हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, उनको मरने से बचाने के लिए उन्होंने कोशिश ये की थी कि हम आपस में मिलकर के किसी तरीके से इसको खत्म करें, इस जंग को। और उसको आप लोग कहते हैं कि हथियार डाल दिए, ठीक है डी डाल दिए हथियार, आप खुश हो जाइए, मैं ये कहता हूं। लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं था। जो कुछ बाजवा साहब ने कहा कि ये सियासी इशू था और उसको सियासी तरीके से खत्म किया गया और उसको अपनी फौज को और आपकी फौज को आपस में एक दूसरे के साथ से हटाया गया और ये जो असला एक दूसरे को दिया जा रहा है। अब ये बार बार आप एक तस्वीर चलाते हैं, बार बार चलाते हैं। मैं आपको दावत देता हूं, इस पुरानी बात को, 50 साल पुरानी बात को छोड़ दीजिए, आज आइए हमारे साथ, आज हमारी आंखों में आंखें मिलाइए, फिर हम बताएंगे कि हम कौन है और आप कौन है। लेकिन हम नहीं चाहते कभी भी, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपको फूल पेश किए जाए, आपको खुशबू भेजी जाए, आपसे खुशबू ली जाए। लेकिन आप लोग बाज नहीं आते। आप लोग हमेशा प्रोपेगेंडा यही करते हैं कि जैसे खून और पानी की नदियां बहा दी जाएं। हम नहीं चाहते ये, और हम कभी भी नहीं चाहते कि हम आपसे लड़ें या आप, लेकिन आपकी तरफ से प्रोपेगेंडा ऐसा किया जाता है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो कि लड़ाई हो जाए, और हम नहीं चाहते। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं आप। एक तरफ कहते हैं आ जाइए और हमारी आंख में आंख डाल के बात कीजिए, ठीक है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं वो तो हमारी फौज इसलिए पीछे हट गई थी क्योंकि वो चाहती नहीं थी खून खराबा हो। तो फिर शुरू ही क्यों किया था आपकी फौज ने? जंग शुरू क्यों की थी? हाँ, जंग शुरू क्यों की थी, ये भी तो पूछेंगे आपसे। चलिए सवाल का जवाब दीजिएगा बाद में। अमजद अयूब मिर्जा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनका जवाब सुन लीजिए। अमजद अयूब मिर्जा। पहले तो मैं आंख में आंख डाल के जवाब दे रहा हूँ। इरशाद साहब जरा देखिए गौर से और ये जिप रखिएगा। पहली बात, ये जो बिलावल भुट्टो और बाजवा दोनों के बयान सही हैं। जैसा कि तारिक फतेह साहब ने बताया कि भुट्टो ने जो कहा कि टांगे तोड़ दूंगा और अवामी लीग को हुकूमत नहीं, सरकार नहीं बनाने दी, इसके बावजूद कि अवामी लीग जीती थी, ये पॉलिटिकल डिफीट थी पाकिस्तान की, फॉलोड बाय मिलिट्री डिफीट, क्योंकि सिविल वॉर हो गई थी। और उस सिविल वॉर की वजह से पूरी पाकिस्तान की स्टेट को, रियासत को शिकस्त हुई, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि हमने लोगों की जानें बचाने के लिए जंग नहीं की, तो सिविल वॉर शुरू क्यों की? बंगालियों का कत्लेआम क्यों शुरू किया? और इरशाद साहब फरमा रहे हैं कि हम खुशबू भेजते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप फूलों की खुशबू नहीं, बारूद की बू भेजते हैं। हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के कश्मीर में बम भेजते हैं, दहशतगर्द भेजते हैं, और अब आपका आर्मी चीफ आसिम ये भेजेगा साइड के साथ मिलकर। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर आरजू काजमी, आप देख रही हैं, सुन रही हैं। 1971 की जो वॉर है वेल डॉक्यूमेंटेड है, बहुत कुछ लिखा गया है। इरशाद साहब वो सब ना पढ़ना चाहें, तथ्यों से मुंह मोड़ लेना चाहें, लेकिन जब ये कहते हैं कि इंडिया इसके बारे में बात कर रहा है बड़ा चढ़ा के, भाई लड़ाई तो आप ही के यहाँ हो रही है ना। जनरल बाजवा का स्टेटमेंट आपके यहाँ आया, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आप ही के यहाँ पर सरकार में मंत्री हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो बहुत साल इन्होंने लोगों को और स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को बेवकूफ़ बना के रखा कि 71 की वॉर में क्या हुआ था। हम सारा क्रेडिट खुद ले रहे थे और सारा ब्लेम जो था वो दूसरी भारत के ऊपर या किसी और पे डाल रहे थे। अब लोगों को मालूम हो गया है कि क्या हुआ था और असल बात क्या थी। ये बात अब स्टूडेंट्स को भी पता है, यंगस्टर्स को भी पता है, जो जितनी जनरेशन इस वक्त मौजूद है सबको मालूम है। दोनों की गलती थी, मिलिट्री वालों की भी थी और जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसकी भी थी। और जुल्फिकार अली भुट्टो वही है ना जो डिक्टेटर को डैडी बोला करते थे। और यहाँ पर तो ये तक का बताया जाता है और कहा जाता है कि हमने ही बंगालीज को इतना तंग किया था, इतना परेशान किया था, इतनी इंसल्ट की थी उनकी कि वो यहाँ ना तो रहने को तैयार थे, ना ही हमारी शक्लें देखने को तैयार थे। अगर किसी में थोड़ी सी शर्म रह गई है पाकिस्तान के अंदर, तो इनको चाहिए कि बांग्लादेश जाएं और वहां जाके उन लोगों से माफी मांगे जो कुछ हमारी तरफ से उनके खिलाफ किया गया, जिस तरह से उन्हें परेशान किया गया। मेरे ख्याल में सच चीज यही है और छुपने वाली चीज नहीं है।
ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं। ज्ञानचंद जी, आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं सर? आरजू काजमी आप ही के मुल्क में है, आप ही के मुल्क की जर्नलिस्ट है, इतिहास की बात कर रही है, हिस्ट्री की बात कर रही है और कह रही है माफी मांगिए पहले तो जाकर वहां। देखिए, जो माफी तो इंडिया को मांगनी चाहिए कि अपने पड़ोसी मुल्क पे उसने अपनी मिलिट्री भेज दी थी, और उसके बजाय के माफी मांगने के बजाय आज भी आप उस पे शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम पड़ोसियों के पड़ोसी मुल्क में इंटरफेयर करते हैं। जहां तक भुट्टो साहब की बात थी, तो उस नाकामी के बाद भुट्टो साहब ने एटम बम दिया, जो आंखें में आंखें डालकर बात करने की बात करते हैं, तो अब आपको जरूरत नहीं हो सकती है। छोटे मोटे जो भी इंटरफेरेंस आपने की है, उस इंटरफेरेंस में आपको जवाब मिला है। कुलभूषण तो अभी आपको थोड़ी बताइए जरा, मुझे बताइए जरा। उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे इंडिया को अब जरूरत नहीं होती है कि उसकी तरफ जरूरत किसकी? तो आप डरे हुए हैं। जो आप डरे हुए हैं, अरे भाई नवासी से डर रहे हैं ना। आप किससे डर रहे हैं? भुट्टो ने पाकिस्तान को कहां किससे डर रहे हैं? भुट्टो का नवासा आ रहा है। किससे डर रहे हैं आप लोग? इस पाकिस्तान को आगे जाता हुआ नहीं देख सकते हैं ना। आप जब मिलिट्री और हमारे शक्ति लोगों ने आप इसमें बैठकर मुल्क को आगे ले जाने के लिए फैसला किया है। ज्ञानचंद जी, आपके तो बस ये बात रही। ज्ञानचंद जी, आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए ज्ञानचंद जी, कि जंग आप हारे और डरेगी भारत की फौज, डरेगा इंडिया, ये बात कुछ समझ नहीं आई। तो जरा सा आप ज्ञान दें कि जंग आप हारते हैं और डरेगा भारत। स्क्रीन दिख रही है? आप स्क्रीन देख पा रहे हैं इस वक्त? मैं ये कह रहा हूं कि उस जंग के बाद जो है ना, हमने आपके इरादों को अच्छी तरह से देख लिया था। आप 65 की वार पे भी बात कर लेते ना, तो पता चलता कि पाकिस्तान की आर्मी कहां पहुंची थी इंडियन फौज, कहां पहुंच गई थी? अभी आप आए ना, भारत की सेना कहां पहुंच गई थी 65 में? 65 की बात करते हैं, चलिए 71 तो छोड़ दीजिए आप, बहुत दर्द होता है आपको, तकलीफ है। अब आप आए एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहे तो अच्छा है। आप बजाय अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में सर, आप रिटॉरिक मत दीजिए मुझे, आप ये पाकिस्तान की आवाम से बात नहीं कर रहे हैं सर, जहाँ पे एंटी इंडिया हेट्रेड से काम चल जाएगा। मुझसे आप तथ्यों पर बात करें तो मुझे बताएं। मैंने सुना नहीं आपका, आपने सुना नहीं? आपने सुना ही नहीं। जंग 4 आप हारे हैं और डरेगा इंडिया। 65 में इंडियन फौज कहां तक पहुंच गई थी? देखे, उस वक्त में आपने एक मौके का फायदा उठाया, उसके बाद अच्छा 71 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया, 65 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया, 99 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया, 2016 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया, 2019 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया। तो जनाब फिर मुझे आपसे कहना पड़ेगा, इतने मौके क्यों देते हैं आप? कोट अनकोट आपके मौके। आप लोग कितने भी दहशत फैलाना चाहो, आप इस इंसानियत दुश्मनी कितनी भी कर लो, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी भी आज मजबूत है, पाकिस्तान में आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नफरतों में जलते जाओगे। आपके यहाँ पर ये बातें हो रही हैं भाई। इमरान खान नियाजी आपके यहाँ पार्टी के नेता, आपके फॉर्मर पीएम, बिलावल भुट्टो जरदारी तो आप ही की पार्टी के, जनरल कवर जावेद बाजवा आपकी आर्मी के फॉर्मर चीफ। तो इसमें इंडिया कहां से आ गया? कहां से आ गया इंडिया? मैं कह रहा हूं कि आपने जो हमारे यहाँ हालात थे, उसका आप लोगों ने एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत नहीं दिया, उसका फायदा उठाया। उसके बाद हमने आप लोगों की नीयतों को जांचते हुए हमने अच्छा पड़ोसी कौन होता है? ये आप लेक्चर देते तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अफगानिस्तान का क्या हाल किया आपने? कश्मीर में आपने क्या तबाही मचाने की कोशिश की, कहर बरपाने की कोशिश की, पीओके में आप क्या जाती करते हैं सर? तो अच्छा पड़ोसी होने की नसीहत आप देते हुए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब आप जवाब ले लीजिए, जनरल सिन्हा से पूछ लीजिए, जनरल एसपी सिन्हा से पूछ लेते हैं। जनरल सिन्हा, मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, उससे पहले ओसामा बिन लादेन, ये सब क्या करते रहे पाकिस्तान में अच्छे पड़ोसी में? अदिति, मुझे तो हंसी आती है जब ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान को अच्छे पड़ोसी बनना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आतंकवादी आप भेजते हो तब अच्छे पड़ोसी की याद नहीं आती?
जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हाफिज है, यूनाइटेड नेशन में सब आतंकी घोषित हुए हैं। और आप जितना हिंदुस्तान में ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ है, समझौता एक्सप्रेस में, ये लोग दोषी हैं। तब आप अच्छे पड़ोसी की बात नहीं करते हो और अच्छे पड़ोसी का हिंदुस्तान पे उंगली उठाते हो। वाजपेयी जी आउट ऑफ द वे जाके लाहौर डिप्लोमेसी किए, और आप मुशर्रफ क्या प्लान किया था? कारगिल वॉर। मोदी जी सब प्रोटोकॉल तोड़ के, और वहां मोदी जी का निंदा भी हुआ कि क्यों गए नवाज शरीफ से मिलने। हम लोग दोस्ती के लिए बार बार तुम्हें मौका दिए हैं, हम काट के हांडी कितने बार चढ़ाएंगे? तुम हमेशा षड्यंत्र करते हो हिंदुस्तान के खिलाफ, तुम हमारे मुसलमानों को भड़काते हो, तुम जम्मू और कश्मीर में आतंकी भेजते हो, तुम ड्रोन्स के साथ आर्म्स भेजते हो, तुम हेरोइन भेजते हो पंजाब में, तुम हमारे पंजाबी भाइयों को भड़काते हो, अब तो पड़ोसी की बात करते हो। शर्म नहीं आती इस तरह से बोलने के लिए? मतलब किस मिट्टी के तुम लोग बने हुए हो? सिर्फ झूठ फरेब, एलडीडी, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन तुम्हारा चरित्र है। हमने तुमको बहुत मौका दिया, हमने तुमको ट्रेड में स्पेशल स्टेटस दिया था पाकिस्तान को, जो हमने बाद में छीन लिया। कितना हमने बड़े भाई होने के अंदर के कारण हमने तुमको कितना मदद किया। 55 करोड़ रुपया दिया था तुमको 1947 में। 55 करोड़। तुम 1 रुपया डिजर्व नहीं करते हो। 55 करोड़ रुपया दिया था हमें तुमने। चलिए एक कमेंट यहाँ पर रजाक खट्टी सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, एक कमेंट उनका यहाँ पर। भाई आपकी फौज और आपकी जो नेता है वो लड़ रहे हैं, इसमें इंडिया कहाँ से आ गया? जी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे हैरानगी ये है कि एक तरफ तो सरहदों के ऊपर जो है वो जिस तरह की सूरत बनी हुई है, आपकी स्क्रीन पर भी मुझे इसी तरह की ही सूरत नजर आती है। अब इशू ये है कि जिस तरह आप अभी इब्तदा में आपने कहा कि जनरल बाजवा ने ये बात कही और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात कही। इशू ये है कि जो तारीखी मामलात हैं वो सियासत में, मजहब में और दीगर जो सब्जेक्ट हैं उसमें अपने अपने तौर पर इंटरप्रेट किए जाते हैं। एक तो बात ये। दूसरी ये कि मैंने खुद जो है वो जब जनरल बाजवा ने 34,000 की बात की थी और जब उन्होंने ये कहा था कि ये सियासी नाकामी थी, तो मैंने खुद अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था और फिर मैंने डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं उनके ही एक बुक से मैंने रेफरेंस दिए थे। तो ये बात उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन इशू ये है कि माजी के अंदर हम कब तक जो है वो एक दूसरे को मारते पीटते रहेंगे? नई इब्तदा क्यों नहीं हो सकती? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दोनों के कल्चर, दोनों की रेस जो है वो एक जैसी है, दोनों की रसूमात एक जैसी हैं, सिर्फ सरहदें तकसीम हुई। लेकिन जिस तरह का रवैया रखा हुआ है भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, वो काबिल अफसोस इस हवाले से भी है कि चीजों को बजाय बेहतर करने के आप मजीद उसको पेचीदा करते हैं। रजाक खाटी साहब, मेरे दो काउंटर्स हैं आपको। एक तो बातें तो बहुत अच्छी हैं सर, बातें तो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर इंडिया में जीनोसाइड हो रहा है, मुस्लिमों का जीनोसाइड हो रहा है, कश्मीर में पाबंदियां हैं, कश्मीर को जेल बना दिया है। अब ये तो इंडियन मीडिया नहीं कहता है रजाक खाटी साहब, ये तो आप मानते हैं ना? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? ये जनाब आपकी सियासत कहती है। यूएन जैसे मंचों पर जाकर ये बातें होती हैं। तरह का रवैया सिविलियंस को। और सुन लीजिए सर, अभी तो एक ही पॉइंट उठाया है, अब दूसरी बात सुनिए। अगर आतंकी सामान, आतंकी असला इंडिया भेजा जाएगा तो सर कोई आपके घर पर पत्थर फेंकेगा तो आप जाकर वहां दोस्ती करेंगे पड़ोसी से? पहले आप अपना घर सुरक्षित करेंगे ना? नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाह रही हूं कि जो आप प्रीच कर रहे हैं पहले प्रैक्टिस तो कीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूं। कभी आप बात कर रही हैं पाकिस्तान में वजीर खारजा और साबिक आर्मी चीफ के जो बयान आते हैं उनकी कंट्राडिक्शन की। कभी आप बात करी कि सरहदों के अंदर जो लोग घुस जाते हैं उनकी। मैं समझना चाह रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। नहीं, आपको समझ सब कुछ आ गया है सर, इतने ना समझ आप नहीं है। मैं तो बात कर रही हूँ 71 वॉर को लेकर, आपकी फौज और आपकी सरकार में जो खींचतान चल रही है।
और ये जो अभी मैंने कहा सर, ये आपने जो अभी कमेंट दिया ना कि इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार जो है, इंडिया ये नहीं चाहता है, अमन चैन नहीं चाहता है, हालात ठीक करना नहीं चाहता है, ऐसे हालात मुझे डिबेट में लगे जैसे एलसी पर है, तो आप इतने आपने जो कहा मैं तो उस पर रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, आपको जवाब दे रही हूँ, तो इसमें आप इतने आपको क्या समझ नहीं आ पा रहा है सर? आप बेशक रिस्पॉन्स करें, लेकिन इशू ये है कि जिस तरह की ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के साथ ही एक दोनों सरहदों पर खड़े हैं और बंदूक के बजाय जबानों से बारूद फेंके जा रहे हैं। ना वो तो खाटी साहब आपको कुछ भी महसूस हो सकता है सर, किसी को यहीं पर शांति के फूल फेंके जा रहे हैं, अमन चैन के कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, वो भी महसूस हो सकता है। वो तो बहुत सब्जेक्टिव है सर, वो तो बहुत ही सब्जेक्टिव है। नहीं, लेकिन जो आपने प्रतिक्रिया दी मैं उस पर आपको जवाब दे रही थी। चलिए अब 3 काउंटर आप ले लीजिए, पहले जनरल सिन्हा, तारिक फतेह, उसके बाद आरजू काजमी, जल्दी जल्दी प्लीज। आदिति, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि हम लोग को अमन शांति और चैन चाहिए दोनों देश के बीच में, मैं ये बहुत खुले शब्द में कहना चाहता हूँ, काट के हांडी हम बार बार चढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, तुम पर जो गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, पूरे विश्व पे तुम्हारा इज्जत का फलूदा निकल रहा है और अभी तुम एकदम दलदल में फंसे हुए हो, इसीलिए त्राहिमाम कह रहे हो और इसीलिए हिंदुस्तान की दोस्ती चाहते हो। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की समस्या तब खत्म होगी जब पाकिस्तान की मौत होगी, और हिंदुस्तान की सेना को पाकिस्तान की मौत की तैयारी हमेशा करनी चाहिए। हम न तुमसे बात करेंगे, न धंधा करेंगे, न ट्रेड करेंगे, न कुछ डिप्लोमेसी रखेंगे, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए कि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम 1947 से ठीक है, अमजद अयूब मिर्जा ताली बजा रहे हैं, जवाब ले लीजिए। ये फौजी का गुस्सा है। चलिए अमजद अयूब मिर्जा ताली बजा रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए। भाई बात ये है कि ये एक साहब कह रहे हैं भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देता है और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। मुझे ये सबसे पहले छोटी सी बात बता दें कि जम्मू कश्मीर की आजाद रियासत के ऊपर हमला 1947 में किसने किया, फिर 65 में किसने किया, फिर 71 में जो है वो किसने किया, ये सारी बातें। दूसरी बात ये है कि ये एक साहब कह रहे हैं जी भुट्टो ने एटम बम दिया, बिल्कुल झूठ। भुट्टो ने हमें ज़ियाउल हक दिया, भुट्टो ने पाकिस्तान को मार्शल लॉ दिया 11 साल का। भुट्टो की वजह से 16,000 से ज्यादा सियासी कारकुनों और सहाफियों को कोड़े लगे। और इस वक्त जो आपका लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज 10 कोर का कमांडर बना है, जो आपका सायर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी बना है, और जो आपका आर्मी का चीफ बना है आसिम मुनीर, जिसके आप शजरा नसब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना रहे हैं, ये इंतहाई खबीस लोग हैं और ये भारत के खिलाफ एक नई चाल चल रहे हैं और कश्मीर में खिलवाड़ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कल रात को भी ये कहा और अभी भी ये कह रहा हूँ, ये शैतानी खेल खेलना चाहते हैं वहां पे। लेकिन ठीक है, जवाब दीजिए रज़ाक खट्टी साहब। मैं आपको बताऊं कि इनका तारीख का मुताला ही इतना पुअर है। ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब जो है वो जिम्मेदार हैं ज़ियाउल हक के। इशू ये है कि ज़ियाउल हक ने तो उन्हें फांसी दी थी। भुट्टो साहब पाकिस्तान की तारीख के वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को कायल किया, अपने कैदी वापस लिए, पाकिस्तान की तारीख के वो सबसे बड़े लीडर थे। मुझे हैरान एक सेकेंड, क्या रज़ाक खट्टी साहब, क्या इंदिरा गांधी से, क्या इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात करके भुट्टो साहब से जो जंगी मैदान में जो शिकस्त हुई, भुट्टो साहब टेबल पर जीत कर आए, अपने लोग अच्छा जीत कर आए टेबल पे। एक हारा हुआ मुल्क बैटलफील्ड में जीते हुए मुल्क से देखे ना, जीते हुए मुल्क में न सिर्फ रकबा लिया, अपने लोग लिए। ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब ज़ियाउल हक के जिम्मेदार थे। किस तरह थे थोड़े ज़ियाउल आरजू काज़मी आपकी फौज बैटलफील्ड में हार जाती है, कहते नहीं हमारी फौज ने तो खून खराबा रोकने के लिए हथियार डाल दिए थे। अब सुन लीजिए प्लीज, हंस रही है आरजू काज़मी भी, मैं समझना चाह रही हूँ आरजू काज़मी। इनकी आपकी फौज ने खून खराबा रोकने के लिए 1971 में हथियार डाल दिए इंडियन आर्मी के सामने। एक जीते हुए मुल्क की प्रधानमंत्री टेबल पर इनके मुताबिक हार गई। ये मतलब ये कौन सी किताब है? ये कहां से मतलब ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन कहां से आता है?
नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो 75 ईयर्स से गलत हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और मेरा ख्याल है इसी वजह से इन लोगों को भी नहीं मालूम कि क्या हुआ था। लेकिन अब तो इंटरनेट का जमाना है, अब तो बहुत लोगों को ये पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो मेरे ख्याल अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए। और मैंने भी अपने आप को अपडेट किया बहुत ज्यादा। पहले मैं भी यही कुछ गलत समझा करती थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हमेशा से सही समझ रही हूँ, लेकिन ये कि अपने आप को अपडेट करें और थोड़ी सी पढ़ाई कर लें तो मालूम होगा कि 71 में हमने हथियार ही डाले थे, और जितने थे बिल्कुल 90,000 सोल्जर्स थे। और इसके लिए हमारे कई फौजी जो हैं वो मेरे शोज में भी आ चुके हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग तादाद में कम थे और इंडियन आर्मी के लोग ज्यादा थे, इसलिए हम लड़ नहीं सकते थे, तो हमने जान बचाने के लिए हथियार डाल दिए। चले, मान लिया, लेकिन अब अपनी गलतियों को मान के थोड़ा सा सही होना जो है वो पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा, इसलिए कि हम गलतियों को थोड़ा थोड़ा करके मानने तो लगे। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं कि ये बात 71 की यहाँ पर पाकिस्तान में भी हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ सीखे, उससे कुछ समझे, अपनी गलतियों से थोड़ी सी शर्म कर लें। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ना हमें शर्म आती है, ना हम कुछ महसूस करते हैं कि दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं जब हम कहीं सामने किसी के बैठे होते हैं, किसी फॉरेनर से बात कर रहे होते हैं या अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को शर्म नहीं आती है। हम लोग झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं और इसी झूठ की वजह से आज हमारी कंट्री का ये हाल है। हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी बेहतर हो सकते हैं अगर हम सच बोलना सीख लें। इरशाद अहमद जी, सच बोलना सीख लें, ये कह रही हैं आरजू काजमी। आप तो बता रहे थे वो खून खराबे से बचाने के लिए लोगों की जानें ना जाएं, बचाने के लिए पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया। ये आरजू काजमी क्या कह रही हैं? पाकिस्तानी जनरल्स क्या बता रहे हैं? जान बचाने के लिए सरेंडर कर दिया था, जान बचाने के लिए। बोलने देंगी? हाँ तो जवाब दीजिएगा ना, बोलने तो दूंगी। सुन लिया आपको, मुझे भी सुन, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। मैं जवाब पहले ये दे रहा हूँ कि जनरल सेना साहब कहते हैं कि हम खून रेजी करते हैं आपके मुल्क में आके। आपकी एजेंसियां कहाँ होती हैं जो हम खून रेजी करते हैं? फिर ये एजेंट जो आपका अयूब मिर्जा बैठा है, ये बेशरम आदमी मेरे आर्मी के, पाक आर्मी के, मेरे जनरल्स के बारे में उल्टी सीधी बक रहा था, तो मुझे आपने मौका नहीं दिया मैं इसको बताता कि कैसे कि मेरे सर थोड़ा सा लहजा संभाल ले, थोड़ा सा लहजा संभाल ले। किस्म का आदमी है ये, नहीं ना, थोड़ा सा लहजा संभाल ले। ये तू तड़ाक का शो नहीं है सर, इस तरह की भाषा नहीं। मर्यादित तरीके से आपको जो जवाब देना आप दीजिए, मर्यादित तरीके से। जो आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मैं क्यों सुनूं? आपने मुझे माइक नहीं दिया, मैं आपको आधा घंटा सुनता रहा, आप उल्टी सीधी बोलते रहे, आपके लोग बोलते रहे। मैंने आपको माइक नहीं दिया, नहीं चाहता 1 मिनट पूरा आपको मिला जिसमें आपने खूब माला जपी अपनी फौज की। आरजू काजमी आप ही के मुल्क से आती है ना, उनका तो वो तो इंडियन नहीं है। आरजू काजमी मेरे मुल्क से आती हैं और मेरे मुल्क की, मेरे पासपोर्ट की इज्जत है। मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ मुझे सलूट भी होता है और मुझे प्यार से पेश भी। वो जो कह रही है कि जान बचाने के लिए सरेंडर किया था पाकिस्तान की फौज ने, उस पर तो जवाब दे दीजिए। आप ये भी हिसाब लगाइए कि आप लोग, आपकी 4 लाख फौज थी, मेरे जवान सिर्फ 34,000 थे। जवान हो गए कि 5 लाख और 34,000 का मुकाबला देखिए आप। और इस मुकाबले में फिर मेरी पाक फौज के जवान खड़े होते। आप ये बात भी याद रखिए। भागे तो बात ये कि हम एक दफा कलमा हक पढ़ते हैं हेलीकॉप्टर फौज नारे तकबीर से डरती है। तो मैं आपको 10 आदमी एक तो सुनते नहीं है, आप मुझे सुनेंगे नहीं, मुझे पता है आपने बांदरों की तरह उंगली हिला रहे हैं। और दूसरा जनरल साहब मित्र बड़े झूठे और मक्कार जगह बोल रहे हैं, मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप सच सुन नहीं सकते, वो बंदर की उंगली हिला रहे हैं। तो बात यह है कि मुझे मासूम लोगों का कत्लेआम कर रही है, आप गाँव के गाँव जला रही है, क्योंकि आप लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छा एक सेकंड भाई, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, एक सेकंड। इरशाद अहमद सवाल सुन लीजिए, सुनिए ये प्लीज, ये वाद विवाद है, तर्क रखिए मेरे सामने। आरजू काजमी ने आपके पासपोर्ट पर सवाल उठा दिए, उन्होंने कहा शर्म हम में बची नहीं है, बेइज्जती का उन्होंने जिक्र किया, रशिया ने आपको डिस्काउंट वाला तेल नहीं दिया। सर ये तो उनका सवाल सही है कि ये जो बेइज्जती की लिमिट है ये कहां तक है? हमारी कोई बेइज्जती नहीं, हम इज्जत वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में रहती है। हत्ता के इतनी इज्जत है
और जो बेइज्जत लोग हैं वो ये बैठे अयूब मिर्जा जैसे जो भागे हुए हैं हमारे। अच्छा, आरजू काज़मी ये कह रहे हैं बेइज्जत आप हैं, ये कह रहा है इरशाद अहमद। कश्मीरी है, इरशाद अहमद कह रहे हैं आप बेइज्जत हैं भाई। नहीं सुन लीजिए, सुनिए जवाब सुनिए। ऐसी घटिया बातें करता है मेरे। अच्छा कोई बात नहीं, अब निजी हमले छोड़िए, निजी हमले छोड़ दीजिए। आप ज्ञान की बातें करते हैं, दूसरे घटिया बातें करते हैं, छोड़िए इस तरह की। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, खुद ही को सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं होता। रुक जाइए आरजू काज़मी। देखते रहो मेरे इदारों के खिलाफ जैसे बलोच उतार रहे हैं। मेरा दिल है, बहुत जल्दी आ रहा हूं मैं लंदन। आरजू काज़मी लेके आऊंगा आपके पास, मैं बताऊंगा आप कैसे बात करते हैं। आरजू आवाज आ रही है आप तक? जी मैं वो कह रहे हैं कि आपने जो लोग पाकिस्तान को कहते हैं कि बेशरम, दरअसल वो खुद ही बेइज्जत है। अब इनको बात सारी यही है कि जितनी शर्म महसूस की जाए या जितनी बेइज्जती महसूस की जाए उतनी होती है। मेरे ख्याल से महसूस नहीं करते, वरना एज अ पाकिस्तानी सिटीजन हमें अपनी गलतियों को मान के और उसको ठीक करना चाहिए। ये मानते ही नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हर जंग हम हारे हैं लेकिन हम नहीं मानते, हम हिस्ट्री गलत पढ़ा रहे हैं हम नहीं मानते, सारी दुनिया से हम भीख मांग रहे हैं लेकिन हम नहीं मानते। तो जाहिर है जब हम कोई बात मानेंगे ही नहीं तो फिर यही हाल होगा हमारा। हमारी चाहे वो फौज हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे हमारे जो सिविलियन इदारे हो या हमारे सिविलियन गवर्नमेंट हो, सबकी नालायकियां, सबके कारनामे सबके सामने हैं। अब ये 71 तो नहीं है ना कि 2 दिन पहले डॉन अखबार छाप देगा कि हम जंग जीतने वाले हैं और 2 दिन बाद हम हथियार डाल देंगे। अब तो सबको उसी टाइम पता लग जाता है, इंटरनेट का जमाना है, कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। और ऐसा होता है, बहुत बार कंट्रीज हार भी जाती हैं, बहुत बार गलतियां भी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि हम उसको मानते नहीं, इसी वजह से हम ठीक भी नहीं कर पा रहे। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है सर, ये भी हमारी ही नालायकी की वजह से, लेकिन हम मानने को तैयार ही नहीं है। हम हर वक्त वो बात कर रहे होते हैं जो हमारे फेवर में नहीं जा रही होती। और अगर जिस दिन ये लोग इस बात को मानेंगे, जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स की वाह वाह कर रहे हैं, ये PMLN के लीडर बैठे, इनसे पूछिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, वो वहां से बैठ के भाषण क्यों दे रहे हैं। इसके साथ ही पीपल्स पार्टी से भी पूछना चाहिए और PTI से, इमरान खान से भी, ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके साथ साथ हमारी फौज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है जो हाल आज पाकिस्तान का हो रखा है कि इन लोगों को शर्म नहीं आ रही और हम शर्मिंदा होते हैं। हम क्या करें, हमें सच बोलना होता है और सच इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आरजू काज़मी ये कह रही है, इरशाद अहमद और ज्ञानचंद जी, कि ये शर्मिंदा हैं क्योंकि आपको शर्म नहीं आती है। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को शुरुआत में ही बताया था, पाकिस्तान की बेइज्जती के 2 एपिसोड आज हम दिखाने वाले हैं। 71 पर आपने सुना किस तरह से बहस हुई, एक और इंटरनेशनल बेइज्जती जिसकी तरफ इशारा आरजू काज़मी ने भी किया। पाकिस्तान के ऑफिसर्स रशिया पहुंचे थे कि जैसे भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा है वैसे ही पाकिस्तान को भी दे। रशिया ने जो जवाब दिया उसका मजमून ये है कि चलो चलो आगे बढ़ो। सस्ते तेल के लिए रूस ही बेहतरीन ऑप्शन है। शहबाज सरकार को आखिरकार मानना पड़ गया। रूस ने हमें सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है। हम उनसे भीख मांग रहे हैं ना कि हमें 40% का डिस्काउंट दें, तो हम उनको वो भी पूरे पैसे नहीं दे सकते। इंडिया से उनको जो जो बेनिफिट्स हैं, हमसे उन्हें 1% बेनिफिट नहीं है। इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है, वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है। इंडिया का वजीर आजम जाएगा, लोग उसको रिसीव करने आएंगे। पाकिस्तान का वजीर आजम जाएगा, उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो ज्ञानचंद जी, ये जो भीख कटोरा लेकर भीख मांगने वाली बात, इरशाद अहमद, ये तो जनता करती है ना, आपकी आवाम कहती है, ये हम नहीं कहते। रज़ाक खट्टी जी से पूछ रही हैं आप? जी आप ही का नाम रज़ाक खट्टी है, मैं रज़ाक खट्टी से ही पूछ रही हूँ। नहीं, मुझसे आप बेशक पूछे, लेकिन इशू यह है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें तेल नहीं मिल रहा। ये हमारे अंदरूनी मामला है, हम चीजों को देख लेंगे। लेकिन ये जो मिर्जा साहब जैसे लोग आप बिठाते हैं, आप जो बातें कम और एक्टिंग ज्यादा करते हैं, उनको समझाएं कि बोलने का जो तरीकेकार होता है वो थोड़ा सीख लिया करें। जहां पाकिस्तान के इशू ये है कि ठीक है, कुछ हमारे माशी मसाइल हैं, हम मानते हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी के मसाइल हैं, हम मानते हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर
फौजी मुदाखलत है, हम मानते हैं। हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, हम मानते हैं, और उसको आप इशू बनाते हैं। लेकिन इशू ये है कि इसका मकसद ये नहीं कि ये कोई 22 करोड़ का मुल्क उलट चुका है, ऐसा नहीं है। इसका अपना एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम कमजोर है, इससे भी इनकार नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप आएंगे और उसे चबाकर खा जाएंगे। इशू ये है कि हमारे काम हमें करने दें, हम जो करना चाहते हैं हमारे इशूज हैं। आप असल में जिस तरह का ये मंच आपने बनाया हुआ, उससे लगता ऐसा है कि चीजें कोई पॉजिटिव वे की तरफ जाएं, वैसा नहीं है। आप उसको इतना नेगेटिव ले जाना चाहती हैं ताकि आपको रेटिंग मिले। आप कह रहे थे एक्टिंग, ये तो मैं पाकिस्तान के लिए भी कह सकती हूँ ना। नहीं, सुने जरा, सुन लीजिए। एक्टिंग भाई, शांति की एक्टिंग करना और पड़ोसी के घर आतंक का असला भेजना, सामान भेजना, अशांति, ड्रग्स भेजना, ड्रोन्स भेजना, हथियार भेजना। तो एक्टिंग तो आपने सही वर्ड यूज किया, लेकिन गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। मैं ये कहना चाहती थी आपसे। जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। तारिक फतेह मुस्कुरा रहे, तारिक फतेह से जवाब ले लीजिए पहले। ये मुझे ऐसे लगता है, और अब घबरा भी दिल जाता है कि इन पाकिस्तानियों में कभी किसी ने कोई किताब पढ़ी है? कुछ डू दे रीड एनीथिंग? मेरा कंसर्न अब ये नहीं है कि ये सच और झूठ में तमीज नहीं करते। आई थिंक दे आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। यानी इनके सामने ये वैनगार्ड पढ़ी है भाई, ये है वैनगार्ड पब्लिशिंग ने सब छापा है। आप कहीं आई हैं, ये 90 उसी फौरन छपी थी हर चीज। आपने कहा था कि टांगे तोड़ देंगे, फिर आपने कहा कि जो थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड ऑन March 6, 1971, जिस जुल्फिकार अली भुट्टो की आप यहां बैठे इबादत कर रहे हैं, ही केम एंड लैंडेड एट कराची एयरपोर्ट, और उसके बाद आप खामोश बैठे हुए हैं। आपने जाके जगन्नाथ हॉल के ऊपर ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर 300 बच्चों को निकाल के यू किल्ड देम ऑल। वहां अपना कैनेडी साहब ने जाके दरख्त लगाया। आज तक उस दरख्त का नाम है ढाका यूनिवर्सिटी में, इट्स कॉल्ड कैनेडी। तारीख बदल दी। जॉर्ज हैरिसन ने स्पॉन्सर्ड किया बांग्लादेश पे। लाखों लोगों ने दुनिया में आप पे लानत भेजी, और आप कह रहे थे कि हम कितनी लड़कियों को रेप करें। सर, फौज कम है। दिस वॉज द डिमांड के फौज के कर्नल्स ने हुक्म दिया कि बंगाली लड़कियों को रेप करो, लेकिन हमारे पास फौजी कम है, हम कैसे रेप करें इतनी औरतों को। वहां कई वेल्स मिली जिसके अंदर 100 औरतों को उनके हस्बैंड के सामने रेप करके, मर्डर करके डुबोया हुआ था। बिल्कुल, एक तरफ 1971 से जुड़ी हुई है, बहुत ही डराने वाली कहानियां हैं, और दूसरी तरफ आज भी जो बेइज्जती का सिलसिला इरशाद अहमद वो लगातार जारी है, और आप इसे कैसे इनकार करेंगे। इमरान खान नियाजी तो आप ही के यहाँ पर नेता है ना, वो क्यों बार बार कहते हैं कि देखो भारत की सरकार को देखो, मोदी की सरकार को देखो, दुनिया की परवाह किए बिना रशिया से तेल खरीद लिया, कोई रोक नहीं पाया, ऐसी विदेश नीति होनी चाहिए। भाई ये तो इमरान खान नियाजी कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये तारिक फतेह साहब बोल रहे थे पाकिस्तान, मैं इनसे पूछता हूं ये कौन है, कहां से हैं, इनका ताल्लुक किधर से है। दूसरी बात ये है, साहब फरमा रहे थे कि इदारे कमजोर है। हम कमजोर नहीं है, ना हमारा इदारा कमजोर है, ना हमारा मुल्क कमजोर है, और जो ये हमारी मुआशी परेशानी आई थी, हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ताकतवर, उसी तरह ताकतवर है जिस तरह हमेशा से थे। मुआशी बदहाली किसी जगह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो आपके साथ। दूसरी बात यह है कि आप कुछ इंटरव्यू लगाया हुआ लोगों का, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। इरशाद अहमद, आप क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार गए थे, वहां सिखों ने कितने नारे थे और कितना मोदी साहब के बोले थे। हमारे वजीर आजम को लेने भी आते हैं, छोड़ने भी आते हैं, और इज्जत भी है हमारे वजीर आजम पाकिस्तान में। हमारा वजीर आजम जो भी होगा उसकी पूरी दुनिया में इज्जत है, तो आप ही के वजीर आजम है, और में कुछ शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो प्रोपेगेंडा कोई भी करे, सुन लीजिए आपके वजीर आजम की इज्जत से जुड़ा हुआ है। एक तो स्टेटमेंट उन्हीं का है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इमेज अब ऐसी बन गई है कि जिसे भी फोन करता हूं उसे लगता है बस पैसा ही मांगेंगे, बस हाथ ही फैला देंगे, लोग बात करने से डरते हैं, दुनिया के जो तमाम नेता हैं भागते हैं। अब ये तो शहबाज शरीफ ने कहा था,
ये तो शहबाज शरीफ ने कहा, उससे पहले इमरान खान नियाजी ने क्या कहा। सर थोड़ा सा भी आरजू काजमी ये कह रही थी कि आप लोगों को शर्म नहीं है, इस बात पर वो शर्मिंदा है। थोड़ी देर पहले वो यही कह रही थी कि ना आप हिस्ट्री से सीखते हैं ना आप वर्तमान से सीखते हैं। आईनी भी हमारे साथ है। आईनी, रशिया ने डिस्काउंट वाला तेल देने से क्यों मना कर दिया? देखिए, अभी तो मैं हैरान हो रही थी जो अभी इरशाद साहब बात कर रहे थे कि ठीक है हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क से प्यार है, रियलिटीज को फेस करना हमें चाहिए। वो अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान माशी बदहाली गुजार चुका है। माशी बदहाली बिल्कुल हमने नहीं गुजारी, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। सऊदी अरब ने आज हमारे ऊपर एक एहसान किया है कि उन्होंने कहा है कि जो डिपॉजिट पड़ा है स्टेट बैंक के अकाउंट में उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। तो अभी इनकी हुकूमत है इरशाद साहब, कब तक पाकिस्तान जो है इसी तरह भीख मांगता रहेगा और इस तरह के दूसरों के आसरे के ऊपर हम चलते रहेंगे? खुद हम क्यों नहीं करते? आप अभी कंप्लेन कर रहे हैं, 30 साल आपकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रही है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि मैं एशियन टाइगर बना दूंगा पाकिस्तान को। कहाँ गया वो एशियन टाइगर? आपने कैसे बनाया कि डिफॉल्ट के करीब आपने इस मुल्क को जो है वो पहुंचा दिया। इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, हम एक जहन में हमारे बचपन से बात डाल दी जाती है कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आप मीडिया पे बैठे हुए तो कुछ पॉजिटिव चीजें करें। हमारे नेबर हैं, उनसे कुछ आप सीखें, उनकी इकॉनमी देखें और अपनी इकॉनमी देखें। ठीक है, हम मजबूत मुल्क हैं, जंग में हम नहीं हार सकते, वो हर मुल्क की फौज का यही जज्बा होता है, लेकिन रियलिटी को फेस करना सीखें। आज रशिया ने अगर तेल हमें देने से मना कर दिया है, रशिया ने इमरान खान के टाइम पे भी नहीं कहा था कि वो हमें तेल देगा। हालांकि रशिया उसकी अपनी इकोनॉमी इस हालत में है कि वो चाहता है कि दुनिया उससे तेल खरीदे, लेकिन क्या ऐसे पाकिस्तान के ऊपर के कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा? चाइना की सिचुएशन भी ऐसी है, कोई खास हम ये नहीं कह सकते कि हमारा वो दोस्त मुल्क है और हम मुश्किल में हमारी मदद कर रहा है। चाइना भी मुश्किल में इस वक्त हमारी मदद नहीं कर रहा, उसका मेन रीजन है हमारे करप्ट हुक्मरान। इरशाद अहमद जी, अभी जो आपने सुना वो आईनी ने कहा, और जहां तक रहा इज्जत का सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, तो देखें ये पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ज्यादा इज्जत मिलती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं दी जाती है। सुन लीजिए, आप ही की आवाम कहती है, सुन लीजिए। चलिए, बड़ी सिंपल सी बात है, उनका हक बनता है इनकार करना, वो क्यों ना इनकार करें? मुझे ये बताएं हम उनको क्या बेनिफिट दे सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर हम उनसे भीख मांग रहे हैं ना कि हमें 40% का डिस्काउंट दें, तो हम उनको वो भी पूरे पैसे नहीं दे सकते। इंडिया से उनको जो बेनिफिट्स हैं हमसे उन्हें 1% बेनिफिट नहीं है, तो हमें क्यों देंगे पेट्रोल? इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान से 100 साल पीछे है। इंडिया का वजीर आजम जाएगा, लोग उसको रिसीव करने आएंगे। पाकिस्तान का वजीर आजम जाएगा, उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाया जाएगा, इंसल्ट की जाएगी। देखिए हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, हमें वीजा नहीं मिलता। इरशाद अहमद जी क्या कह रहे हैं? ये थोड़े से देखें, पता क्या, आप सड़क पे खड़े होके बच्चों से बात करेंगे, जिसको मालूम नहीं होगा वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहेगा। और दूसरा मैं बात ये करता हूँ कि प्यार क्या, मेरे वजीर आजम जहाँ भी जाते हैं आप ना आईनी की बात सुनेंगे, आप ना आरजू काजमी की बात सुनेंगे, आप ना जो आवाम सड़क पर खड़ी है उसकी आवाज सुनेंगे, तो भाई आप किसकी बात सुनेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होगा। जल्दी से कॉमेंट, अमजद अयूब मिर्जा कह रहे सड़क पर खड़े होकर किसी की भी बात आप सुन ले रहे हैं। जवाब भी सही तरीके से दे सकता हूँ मैं। तो सड़क पे आवाम खड़ी है, इसको मीडिया की जुबान में वॉक्स पॉप कहते हैं, वॉइस ऑफ द पीपल, समझे। दूसरा ये है कि जाहिर है ये ड्राइंग रूमों में बैठने वाले हेलीकॉप्टर हैं, इनको क्या पता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो पाकिस्तान का वो साहब पीपल पार्टी के, मेरा ख्याल है वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को चलाएंगे और कराएंगे। हम नहीं चलने देंगे, हम पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान बलोचों का कत्लेआम करे, पीओजेके के लोगों को भूखा मारे, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को प्यासा मारे, सिंध के लोगों को सैलाब में डुबो दे, ये वाला पाकिस्तान सकता। और फाइनली पाकिस्तान जो है इसके मसाइल नहीं है, पाकिस्तान हैज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इसमें, इसको ठीक है। जल्दी से कमेंट, क्लोजिंग कमेंट जनरल सिन्हा मैं आपका लूंगी। आदित्य, पाकिस्तान पे विश्वास करना सांप पे विश्वास करना है, ये मेरी धारणा है। हमने बहुत बार मौका दिया पाकिस्तान को, बट ये सांप कभी सुधर नहीं सकता। ये जम्मू एंड कश्मीर से दृष्टि हटा नहीं सकते,
ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आ सकते, ये आतंकवाद करने से बाज नहीं आएंगे, ये हिंदुस्तान को कमजोर करने देखना चाहते हैं, ये चीन के साथ मैत्री करके हमेशा षड्यंत्र करते रहते हैं। ठीक है। और पता नहीं, और मुझे लगता है कि इरशाद ऐसे लोग टीवी पे आके किस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। हमारी मेरे पास समय का अभाव है, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक फतेह और अमजद अयूब मिर्जा मुस्कुरा रहे हैं। और जाने से पहले किसी भी मुल्क की बुनियाद उसकी आवाम ही होती है, जिस आवाम की अनदेखी अभी इरशाद अहमद कर रहे थे। आवाम एक सरकार चुनती है, कई दफा अच्छी सरकार आती है और कई दफा सरकार गैर जिम्मेदार हो सकती है। वो सरकार जो घुटनों पर चले, वो सरकार जो दूसरों के रहमो करम पर टिके, ऐसी सरकार से जब तक आज़ादी ना मिले तब तक उस मुल्क की दशा और दिशा दोनों ही नहीं सुधर सकते। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कभी 1971 की राष्ट्रीय शर्म का पोस्टमार्टम हो रहा है, तो कभी तेल के लिए हाथ फैलाया जा रहा है। और आज ही शहबाज शरीफ का एक और बयान चर्चा में है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर इज आवर मास्टर, यानी जो पैसा देगा वो हमारा माई बाप होगा। जब मुल्क गिरवी रखने की नौबत आ जाए तो मुल्क की जड़ों में या तो जंग लगता है या दीमक, दोनों ही सूरत में मुल्क का ढहना तय है। सोचिएगा जरूर, आखिर पाकिस्तान के पास अब कितना वक्त बचा है। 1971 की जंग में भारत के हाथों पाकिस्तान की शर्मनाक हार सियासी नाकामी थी या फौज का दब्बूपना, इस बहस से पाकिस्तान को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हार हार होती है। भारत ने कभी उस जीत का ढोल बजाकर पाकिस्तान को घेरा नहीं है। पाकिस्तान भी वो हार भूलकर हर रोज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिल रही हार पर विचार करे। इसके लिए उसे मजबूत और ईमानदार हुक्मरान चाहिए, स्पष्ट और सख्त नीतियां चाहिए, जो फिलहाल दूर की ही कौड़ी है। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। अब फिर मिलेंगे सोमवार रात 8 बजे जी न्यूज पर, आपको याद दिलाते हुए, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है संविधान की रोशनी से।